हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, क्लास 12 बायो का, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ना चालू किया है टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो बेसिकली टॉपिक चल रहा है टूल्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या टूल्स चाहिए, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स को। ठीक है जी, चलिए चालू करें क्लोनिंग वेक्टर्स। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस have the ability to replicate within bacterial cell independent of control of chromosomal DNA। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, सर्टेन प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए के मॉलिक्यूल मिलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, उनके लिए टर्म यूज हुआ है प्लाज्मिड। और बैक्टीरियोफेज हमारे वायरसेज हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो इनका केवल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है, वहाँ जाकर वो अपनी रेप्लिका बना सकता है। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होते, वो अपने आप स्वतः ये काम कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज बहुत सारी अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे, तो मल्टीपल कॉपी नंबर होता है, हाई कॉपी नंबर होता है, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरियल सेल के अंदर आता है तो मल्टीपल कॉपी बना लेता है। जीनोम क्या है? जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। सम प्लाज्मिड्स में हैव only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell। कुछ प्लाज्मिड एक या दो अपनी रेप्लिका बना के, और जो रेप्लिका नहीं बनाते तो एक या दो उनके नंबर मिलेंगे, कॉपी नंबर मिलेंगे, उनकी कॉपीज़ के नंबर जो मिलेंगे बैक्टीरिया में वो केवल एक या दो होंगे। लेकिन सर्टेन प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जिनका कॉपी नंबर हाई है, 15 to 100 कॉपीज़ बना लेते हैं पर सेल। देयर नंबर कैन गो इवन हायर if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid or bacteriophage। अब अगर आपके पास ये खासियत हो, आपके पास ये गुण हो, आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दें क्या चीज़? एलियन पीस ऑफ डीएनए, अपना फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद ये इसको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए बैक्टीरियल सेल में, जो इसकी एबिलिटी बैक्टीरियल सेल में एंटर होने के बाद इसकी वहाँ पे कॉपीज़ बनेगी, रेप्लिका बनेगी। तो जितनी बार ये अपनी रेप्लिका बनाएगा साथ के साथ इसकी भी रेप्लिका बन जाएगी आपके फॉरेन पीस ऑफ डीएनए की। तो मल्टीपल कॉपी जनरेट हो जाएंगी, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन डीएनए, जो भी इसका आप नाम दे लीजिए। अगर हम ये कर सके, इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, अगर हमने लिंक करा दिया एलियन पीस ऑफ डीएनए विद प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर, वो अपनी नंबर अपने आप खुद बढ़ा लेगा, इक्वल टू कॉपी नंबर। जितनी बार वो अपनी कॉपी बनाएगा उतनी बार उसका भी नंबर बढ़ जाएगा ऑफ द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट, आज की तारीख में वेक्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर टर्म जो यूज़ करते हैं हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल के लिए टर्म यूज़ करते हैं। डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसके पास एबिलिटी है विच कैन कैरी द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए और एलियन पीस ऑफ डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, जिसके पास ये क्षमता हो डीएनए का मॉलिक्यूल जो आपके एलियन पीस ऑफ डीएनए को कैरी कर सके। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे, और ये वेक्टर आज की तारीख में बनाए जा रहे हैं, इन विट्रो लैब में बनाए जा रहे हैं, इस तरह से बनाए जा रहे हैं दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, की उसके साथ आसानी से जुड़ जाए क्या? फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आसानी से जुड़ जाए। एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। साथ के साथ ये जो आरडीएनए बना, अब इसको आरडीएनए बोलेंगे, वेक्टर के साथ जब एलियन पीस ऑफ डीएनए आप लाइगेट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए। ठीक है जी। अब आरडीएनए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये अगर एंटर हो गया बैक्टीरियल सेल में तो इस तरह की बैक्टीरियल सेल के लिए हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल या रिकॉम्बिनेंट। और जिस बैक्टीरिया की सेल में ये आरडीएनए एंटर नहीं हुआ उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल या नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो इसकी सहायता से कह रहा कि आज की तारीख में वेक्टर इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि उनके साथ आसानी से लिंक हो सके, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आरडीएनए बन जाए, और साथ के साथ हम
ये जो वेक्टर बना रहे हैं जो कैरी करे फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को और आसानी के साथ वो जुड़ जाए फॉरेन पीस ऑफ डीएनए से, आरडीएनए में कन्वर्ट हो जाए, साथ के साथ ये जब सेल के अंदर एंटर होगा तो कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट, और जिनमें नहीं एंटर होगा वो कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इनको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं कि हम आसानी से पहचान सके कौन सी सेल रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब कौन सी सेल में आरडीएनए आ गया है या कौन सी सेल में आरडीएनए नहीं आया है। ठीक है जी, आइए आगे चलें। ये बातें याद रखिएगा, पूछा जाता है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स चाहिए होते हैं वेक्टर में, रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग, जिससे कि उसके मल्टीपल कॉपी, ये जो फोटो कॉपी हो रही है फॉरेन पीस ऑफ डीएनए की, वो क्लोनिंग भी कह सकते हैं हम लोग। नंबर जनरेट करना, नंबर बढ़ाना, फोटो कॉपी उसकी रेप्लिका बनाना, इसको हम लोग क्लोनिंग भी बोलते हैं। क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, फॉलोइंग आर द फीचर। ये फीचर चाहिए हमें कि वेक्टर में ये जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए आ गया उसके नंबर बढ़ सके। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट होनी जरूरी है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में डीएनए रेप्लिकेशन में कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, ओआरआई साइट से होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, अब ये ओआरआई साइट के पास व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, वहाँ से जहाँ से शुरुआत हो रही है किसकी, ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की। अभी सीक्वेंस के पास अगर या इसी सीक्वेंस से आप अटैच कर दें किसको, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस। अगर इसके साथ आपने जोड़ दिया अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, इसी सीक्वेंस में लगा दिया, इंसर्ट करवा दिया, अटैच करवा दिया, लाइगेट करवा दिया, कुछ भी कह लीजिए, जोड़ दिया कह दीजिए, तो जितनी बार ये जेनेटिक मटेरियल अपनी रेप्लिका बनाएगा, ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए की भी रेप्लिका बन जाएगी। तो होस्ट सेल के अंदर इसका भी नंबर, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या एलियन पीस ऑफ डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बढ़ जाएगा। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। ये ओआरआई साइट किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिख लो यहाँ पे। ओआरआई साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जिम्मेदार है, ओआरआई साइट कॉपी नंबर के लिए जिम्मेदार है। किस चीज़ के, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए के। कॉपी नंबर कितनी उसकी कॉपी बनेगी ये भी ये ओआरआई साइट निर्धारित करती है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द copy number of linked DNA. So, if you want to recover many copies of target DNA, it should be cloned in a vector where origin support high copy number. अगर आप बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं अपने किसकी, एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, तो आप इसको ऐसे वेक्टर के साथ लाइगेट कराइए जिसकी कि ओआरआई साइट सपोर्ट करती है मल्टीपल कॉपी नंबर को, खूब सारे कॉपी नंबर को। ठीक है जी। इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर, उस वेक्टर के साथ अटैच कराइए। हुज ओरिजिन सपोर्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हुज ओरिजिन मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या हुज ओआरआई साइट कह लीजिए, सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती है। सिलेक्टेबल मार्कर पे आ जाइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या फीचर्स होने चाहिए वेक्टर में जिससे कि क्लोनिंग हो सके, बहुत तेज़ी से क्लोनिंग ज़्यादा हो सके, साथ के साथ आप उससे आरडीएनए बना सकें और साथ के साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट में पहचान कर सकें। ठीक है जी। तो पहला था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओआरआई साइट द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है जी। तो अब कह रहा है जी वेक्टर में ओआरआई साइट तो होनी ही चाहिए, साथ में सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से आप क्या कर लेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। और सिलेक्टिवली आप किसको परमिट करेंगे, मल्टीपल कॉपी, मतलब उसकी डिवाइड होना सेल को, कौन सी सेल का कल्चर हो, ट्रांसफॉर्मेंट का। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है, होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, मतलब उसने बाहर से फॉरेन डीएनए नहीं लिया, अपने अंदर डीएनए को नहीं आने दिया या नहीं आ पाया, या जिस बैक्टीरियल सेल में आप या जिस होस्ट सेल में आप उस डालना चाहते थे अपना आरडीएनए, किसी वजह से उसमें आरडीएनए नहीं आया, वो कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आरडीएनए नहीं आया या वेक्टर समूचा नहीं आया, मतलब जिसमें बाहर से जेनेटिक मटेरियल नहीं आया, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट फर्दर दो तरह की है, ट्रांसफॉर्मेंट है फर्दर दो तरह की, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वो है जिसके अंदर आरडीएनए आ गया है
और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो है जिसके अंदर वेक्टर आ गया है समूचा। ट्रांसफॉर्म तो वो भी हो गई लेकिन उसके अंदर RDNA नहीं आया, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है जी। सेल के टाइप समझ लीजिए। सेल्स जो है वो सेल्स आपकी दो तरह की, पहले आपकी कौन सी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इधर ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट सेल वो जिसके अंदर बाहर से DNA आ गया है, उसके जेनेटिक मटेरियल के अलावा उस सेल में बाहर से DNA मॉलिक्यूल आ गया है। अब DNA मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है, या तो वेक्टर कंप्लीट एज अ होल या RDNA। RDNA वो है जिसमें वेक्टर प्लस एलियन पीस ऑफ DNA या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप किसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे अपनी मनपसंद प्रोडक्ट लेने का, आप ट्रांसफॉर्मेंट में रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट सेल को आप ग्रो कराएंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल का कल्चर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भेदभाव कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट सेल वो जिसमें बाहर से जेनेटिक मटेरियल आ गया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो जिसमें नहीं आया। तो अब आपने इसको पहचान लिया सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से सेल्स को। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेंट का ही कल्चर फॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट बैक्टीरिया में आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गई। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। ठीक है। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli। तो ज़्यादातर केस में सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर केस में सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का। जो हमारी ई कोलाई की नॉर्मल सेल है, एकेरेकिया कोलाई की जो नॉर्मल सेल होती है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चार टर्म है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। वो टर्म है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, उसके बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी, ये चार टर्म है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल वो है, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है जिसमें बाहर से जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस आप नहीं कर पाए या नहीं उसने टेकन इन किया, उसने नहीं लिया, बाहर से जेनेटिक मटेरियल एंटर नहीं हुआ, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगी। ट्रांसफॉर्मेंट वो जिसमें बाहर से जेनेटिक मटेरियल आ गया, DNA का मॉलिक्यूल आ गया। अब DNA का मॉलिक्यूल वेक्टर, जो आपका वेक्टर है, वेक्टर जिसमें भी एलियन पीस ऑफ DNA लाइगेट नहीं हुआ, समूचा वेक्टर PBR322 सपोज, वो अगर आ गया, सेल तो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई लेकिन RDNA से नहीं हुई, तो इस तरह की सेल को हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट इस तरह की सेल को बोलेंगे जिसमें RDNA आ गया। RDNA वो जिसमें वेक्टर के साथ जुड़ा है क्या, एलियन पीस ऑफ DNA, वो कहलाएगा RDNA। और ये अगर बैक्टीरियल सेल में आ गया, सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेंट। ठीक, क्लियर। तो ये चार टर्म याद रखिएगा, तो आपको ये सारे जो आगे के टर्म्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आ जाइए क्लोनिंग साइट पे। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फीचर होना चाहिए किसमें, वेक्टर में, वो है क्लोनिंग साइट्स। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड्स टू हैव फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका नीट में। एलियन पीस ऑफ DNA, ये आपने जो वेक्टर बना लिया, इस वेक्टर में अगर आप एलियन पीस ऑफ DNA, फॉरेन DNA या कहिए कि डिजायर्ड DNA, कुछ भी कह लीजिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर इससे आप लाइगेट करेंगे, कैसे लाइगेट करेंगे, पहले इसमें कट लगाएंगे। कट कैसे लगेगा, कट रिकॉग्निशन साइट से लगेगा। अगर आप BAM H1 को यूज़ कर रहे हैं या इको R1 को यूज़ कर रहे हैं, तो इको R1 की रिकॉग्निशन साइट GA-TC ये होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, तभी वो उसको रिकॉग्नाइज करके उस पर कट लगाएगा G और A के बीच में। ओके, क्लियर। तो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अब इको R1 की रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ से कट लगा देगा, 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 मल्टीपल फ्रेगमेंट कर देगा PBr322 के। तो ये सूटेबल नहीं है। जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, चिंदी हो गया, बेकार हो गया। इसलिए क्या होना चाहिए, एक रिकॉग्निशन एंजाइम की एक सूटेबल है, एक या हद दो, वैसे एक, प्रेफरेबली सिंगल या फ्यू, एक दो हो काम चलेगा, एक हो तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, और जीन क्लोनिंग के लिए दिक्कत होगी। फिर द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक जीन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PBr322 को अगर एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं RDNA टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग BAM-H1 को यूज़ कर लेंगे, या साल को यूज़ कर लेंगे, या PST1 को यूज़ कर लेंगे, या PBU1 को यूज़ कर लेंगे। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये नामकरण इसका कैसे किया गया। पहला अल्फ़ाबेट बता रहा किसको, जीनस को, बाद के दो अल्फ़ाबेट बता रहे किसको, स्पीसीज़ को, फिर स्ट्रेन को, और फिर ऑर्डर जिस क्रम में वो निकाला गया है। तो BAM के लिए बैसिलस अमाइलोल्यूकोफेसियन, साल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस, PST1 प्रोविडेंशिया स्टोटी, PBU1 ये आपका प्रोटियस वल्गैरिस, PBU1 प्रोटियस वल्गैरिस। इको R1 को आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये आपका प्रोटियस वल्गैरिस 2, ठीक है जी। ये इनके नाम है जो आपको मैंने बता दिए, पूछा नहीं जाता हालांकि, लेकिन आपने याद क्या रखना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो PBr322 का, ये लैब में बनाया गया है। PBr322 में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिगीज। बॉलीवर रॉड्रिगीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लैब में बनाया था, प्लाज्मिड PBr, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B बॉलीवर, R रॉड्रिगीज। तो आइए देखिए, ये जो आपका केमिकली सिंथेसाइज, आपका लैब में सिंथेसाइज, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज, जो भी कह लीजिए, ये प्लाज्मिड है। इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में दो रिकॉग्निशन साइट है। BAM-H1 की रिकॉग्निशन साइट है और स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस की रिकॉग्निशन साइट, BAM और साल की। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपका प्रोटियस वल्गैरिस और प्रोविडेंशिया स्टोटी की साइट है। तो अगर आप प्रोटियस वल्गैरिस 1 को यूज़ कर रहे हैं, PBU1 को आप यूज़ कर रहे हैं एज अ मॉलिकुलर सीजर, तो कट वो यहाँ पे लगा देगा, ठीक है जी। और ये होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। तो ज़्यादातर केस में आप क्या देखते हैं कि लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट अ रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक जीन। ज़्यादातर केस में हम लोग इन्हीं को, अगर PBr322 को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो मॉलिकुलर सीजर के तौर पे इन्हीं में से किसी को यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलें जी। For example, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBr322। तो हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, BAM को यूज़ करके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारा क्या, फॉरेन पीस ऑफ DNA, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, कैसे बन गया, जब आपने यूज़ कर लिया है किसको, यूज़ कर लिया BAM को, ठीक है जी। तो बन गया आपका क्या, आपका बन गया, आपने इससे अटैच करा दिया है फॉरेन पीस ऑफ DNA। तो ये जो बन गया आपका RDNA, उसमें क्या होगा, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं होगी उस वाले में। अगर आपने फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस कर दिया है BAM-H1 साइट पे, यहाँ पे आपने फॉरेन अपना DNA, एलियन पीस ऑफ DNA या जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि आपने BAM-H1 को यूज़ किया था एज अ मॉलिकुलर सीजर। तो ये जो अब RDNA बन गया, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि वो जीन की जो सीक्वेंस थी वो आपने काट पीट दी है। अब वो जीन उस हिसाब से फंक्शनल रहा नहीं। तो ये जो RDNA बना, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी इस प्लाज्मिड की वजह से नहीं आएगी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, बट कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। इस तरह से ये जो RDNA बना, ठीक है, जब आपने यहाँ लाइगेट करा दिया, और ये RDNA जब आ गया इकोलाई सेल में, तो वो रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी।
ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट सेल को कह रहा आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचान सकते हैं। देखिए, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। अब आप इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से पहचान सकते हैं। अगर आप रिकॉम्बिनेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल from non-recombinant ones by plating the transformant on tetracycline containing medium। tetracycline containing medium पे अगर आप ग्रो कराएं, कौन सी? ट्रांसफॉर्मेंट सेल। ट्रांसफॉर्मेंट सेल आप याद करिए, लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा दो तरह से हो सकती है ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर समुच्चा आपका आ गया क्या वेक्टर, वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, और जिसके अंदर आरडीएनए आ गया वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। तो दो तरह की है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। अब वो यही कह रहा कि द यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन, देखिए कह रहा द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एंड कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वन ट्रांसफॉर्मेंट जो है दो तरह की है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो कह रहा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से आप पहचान सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑफ टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे जब आप ग्रो कराएंगे तो उस पर कौन सी ग्रो हो जाएगी? हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रो हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रो नहीं होगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट में आया क्या है, ऐसा प्लाज्मिड आया जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को कैरी कर रहा। फॉरेन पीस ऑफ डीएनए कहाँ पे लगाया आपने? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे, सीक्वेंस पे लगाया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं है। अब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे अगर आप ग्रो कराएं तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो हो जाएगी, लेकिन रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं होगी। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जिसके अंदर प्लाज्मिड आ गया ऐसा कंप्लीट एज अ होल, उसमें फॉरेन पीस ऑफ डीएनए नहीं है, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं है। ठीक है जी, बट कैन बी स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफॉर्म सेल ग्रो कर जाएगी एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। ये वाली लाइनें आप फंसते हो, इसको ध्यान से समझ लो। यहाँ पे द ट्रांसफॉर्मेंट कहाँ चला गया? द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ट्रांसफॉर्म सेल जो हो गई, ट्रांसफॉर्म सेल में आपका या तो वो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, वेक्टर एज अ होल, कंप्लीट वेक्टर, इंटैक्ट वेक्टर से। ठीक है, ट्रांसफॉर्म दोनों ही है, लेकिन अगर वेक्टर से हुई है तो उसमें कौन सा गुण होगा? एम्पिसलीन रेजिस्टेंस भी होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन अगर वो आरडीएनए से हुई है तो उसमें एम्पिसलीन रेजिस्टेंस क्वालिटी तो होगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं होगी। यहाँ पे यही बात वो कह रहा, द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफॉर्म तो हो गई है, एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर रही है, ट्रांसफॉर्म ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन पे जब आप ग्रो कराएंगे, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो वो वाली सेल जो ट्रांसफॉर्म हुई आरडीएनए से, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट किस पे ग्रो कर जाएगी? एम्पिसलीन पे तो ग्रो कर जाएगी, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाएगी। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ। लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट जो सेल होगी, जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है, इंटैक्ट वेक्टर से हुई है, उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं, वो दोनों पे ग्रो कर जाएगी। ठीक, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर इज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक जीन की सहायता से आप पहचान लेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और एक जीन से आप पहचान लेंगे, किससे? एक जीन की क्वालिटी से आप पहचान लेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है जी, तो किससे क्या ये समझ लो, उसने लिखा कि एक जीन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ वन जीन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो जीन है एम्पिसलीन, और जिस जीन की सहायता से आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान पा रहे हैं वो जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब इसको बात समझ लो, जिस वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आपने, सुन लो ध्यान से, जिस वाली दो आपके पास जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में आपने इंट्रोड्यूस किया है एलियन पीस ऑफ डीएनए, जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सीक्वेंस में आपने इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, उस जीन की सहायता से आप पहचान सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। क्लियर?
और जिस जीन को आपने इंटैक्ट छोड़ दिया है उस जीन की, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सहायता से आप पहचान सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ओके, विद द हेल्प ऑफ जीन, with the help of antibiotic resistance gene that is kept intact, with the help of that gene you can differentiate between transformant and non-transformant, and that gene जिसको कि आपने डिस्टर्ब कर दिया है उस जीन की सहायता से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। ये अगर आपको मैंने समझाई ये बात समझ में आ गई तो ठीक, वरना इसका रट्टा मार लो सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में, अगले 1 हफ्ते तक सिर दर्द की गोली की तरह खाओ, आराम मिलेगा। क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। क्या बोला भाई, 2 रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से कर रहे हैं, वो जीन जिसमें आपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है, उस जीन की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की सहायता से यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, और वो जीन जो इंटैक्ट है उसकी सहायता से आप भेदभाव कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल एम्पिसेलिन पे ग्रो नहीं करेगी, ट्रांसफॉर्म ग्रो कर जाएगी। अब ट्रांसफॉर्म 2 तरह की हो सकती है, वो जो इंटैक्ट डीएनए से हो गई वेक्टर से ट्रांसफॉर्म, या जो आरडीएनए से हो गई। अब आपने उसके पे पहचानना है। तो जब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो वो सेल जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो ग्रो नहीं करेगी, उमर जाएगी, और आपको यही सेल का कल्चर फॉर्मेशन करना है। इसी से आपको आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप बुद्धि में शार्प हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा ये तो हमने जिसको हमने बना के आगे चल के जिसका कल्चर फॉर्मेशन करके आपने अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनवाना, वो सेल्स तो मार दी, तो हमारी मेहनत बेकार नहीं बच्चा। यहाँ पे आपके पास पेट्री डिश में आपकी मदर प्लेट है, मदर प्लेट पे ये तीनों कॉलोनी है, ए बी सी कॉलोनी उसकी जो आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, बेकार है। ए कॉलोनी और बी कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट की है। इसकी आप रेप्लिका बनाएंगे, तो रेप्लिका जब आप बना रहे हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे, तो बी कॉलोनी ग्रो नहीं करी, सी तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दी कि सी बेकार है। भाई सी हमारे लिए बेकार है, हमें ए और बी में चुनना है कि अब हमें किससे आपको आपकी पसंद का प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रांसफॉर्म तो दोनों है, तो प्रोडक्ट आपको किससे मिलेगा, जिसके अंदर आरडीएनए आया वो बी है। अब आप ए और बी को कैसे पहचानोगे, कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है आरडीएनए से, और कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी ऐसी है जो इंटैक्ट प्लाज्मिड से हुई है ट्रांसफॉर्म। जब आप उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो बी कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी, ए कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। अब आपको पता लगा कि बी वाली जो मर गए यही हमारे काम के थे, तो बेटा आपके पास मदर पेट्री डिश है ना, मदर प्लेट है, मदर प्लेट से आप उसकी फिर से बना लेंगे कॉपीज़। ठीक है, ये है कहानी जो आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं बताती, और आप अगर सिंसियर हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि भाई आगे चल के वो कह रहा है यही आपके काम की है कॉलोनी, और वो कॉलोनी आपने मार दी, तो हम किसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि आपके पास मदर प्लेट है, मदर प्लेट से आप उसकी फिर से बना लेंगे, क्या रेप्लिका बनवा लेंगे। ठीक है, आइए, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कंबर्सन प्रोसीजर बिकॉज इट इज रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स। तो इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट का, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, तो एट ए टाइम आपको 2 जगह प्लेटिंग करनी पड़ती है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड। इसलिए क्या किया गया, ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर ढूंढे गए कि भाई इसमें तो बड़ी खतरा आ गया कि 2 जगह प्लेटिंग करो, ऑब्जर्व करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। कोई ऐसा तरीका हो कि सिंगल पॉइंट सिंगल स्ट्रोक पे आपको पता लग जाए कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। यही हमारा लक्ष्य है कि हमें पता लग जाए कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में हम भेदभाव कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह से क्या काम कर रहा है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस होना वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कर रहा। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो अब हम क्या करेंगे, आरडीएनए जो बनवाया है आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसकी सीक्वेंस में। जब आप उसकी सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस करवा देंगे आरडीएनए तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में इंसर्शनल एक्टिवेशन होने के कारण एंजाइम नहीं बनेगा। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में क्या होगा,
ये ब्लू कलर नहीं देगा। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। तो क्रोमोजेनिक इसके सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइम बनेगा नहीं तो ब्लू कलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ब्लू कलरेशन आ जाएगा जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा किससे, इंटैक्ट प्लाज्मिड से। वो इकोलाई की सेल जो इंटैक्ट प्लाज्मिड से, मतलब जो आरडीएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ, इंटैक्ट प्लाज्मिड से मॉडिफाई हुई, नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। वो तो दे देगी कलर क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो जीन डिस्टर्ब नहीं हुआ, एंजाइम बनेगा, कलर दे देगी। लेकिन जिसमें आरडीएनए में कन्वर्ट हो गया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन डिस्टर्ब हो गया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलरेशन नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। तो आप जान लेंगे कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है सेल और कौन सी रिकॉम्बिनेंट सेल है। रिकॉम्बिनेंट सेल जो होगी वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ना बनाने के कारण कलर नहीं प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हमारे PBr322 से उसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा और वो ब्लू कलरेशन देगी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में। ओके, अब आप आइए यहाँ से सब क्वेश्चन ये आपके आते हैं। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, यू मे be surprised to know that we are learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known for ages how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or viruses want। तो आज की तारीख में हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए जो क्लोनिंग कर सकें जीन्स की। प्लांट्स में और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही थी, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में आ गए। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses। तो बैक्टीरिया और वायरसेस की सहायता से हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन डीएनए यूकैरियोटिक सेल में भी, which have known for ages how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want। क्योंकि ये एबिलिटी बैक्टीरिया और वायरसेस के पास थी कि वो अपना डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते थे यूकैरियोटिक सेल में। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट इज able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor cell and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है डाइकोट प्लांट्स में, और इसमें ये एबिलिटी है कि ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर देता है प्लांट सेल में, और जो डीएनए इंट्रोड्यूस करता है वो tDNA है। ठीक है जी, tDNA ट्यूमर प्रोड्यूसिंग डीएनए, tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, और प्लांट सेल जो होती है वो उससे इन्फेक्ट होने के बाद ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। और ये ट्यूमर सेल क्या करती हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो ये पैथोजन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सिमिलरली रिट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। इसी तरह से वायरसेस हैं, रिट्रोवायरसेस वो वायरस हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये नॉर्मल एनिमल सेल को कैंसर सेल में बदल देती हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector। जब इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करी गई और इनके बारे में और समझा गया तो हम लोगों ने इनको वेक्टर में बदल दिया। किनको, भाई रिट्रोवायरस को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को, उसकी हम लोगों ने जो वो एबिलिटी थी डिजीज़ कॉजिंग उसको न्यूट्रल कर दिया, लेकिन उसकी वो कलाकारी कि वो अपना जीन इंट्रोड्यूस करा सकता था, डीएनए इंट्रोड्यूस करा सकता था यूकैरियोटिक सेल में, उसको हम लोग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करने लगे फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू humans। The tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefacium has now been modified into cloning vector। तो इसकी TI plasmid ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन का, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया वेक्टर में, विच इज़ नो मोर पैथोजन, लेकिन उसकी पैथोजेनिक जो प्रॉपर्टी थी, जो एक्टिविटी थी, उसको न्यूट्रल कर दिया, बट इज स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स। लेकिन वो
जीन को इंट्रोड्यूस कर सकता है, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर सकता है प्लांट सेल में। सिमिलरली रिट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड, रिट्रोवायरसेस को भी आपने क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है, उनकी उस एबिलिटी को कि वो डिजीज कॉजिंग हो उसको आपने टेकन केयर कर लिया, और उसकी इस एबिलिटी को कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है अपना जेनेटिक मटेरियल एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में, उसको आपने यूज़ कर लिया वेक्टर के तौर पे, एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल। सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सुटेबल वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल विच, तो अब हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेक्टर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपका ख़त्म। अगले में हम लोग पढ़ेंगे कंपिटेंट होस्ट। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारी पीपीटी पे, जिसमें आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा देता हूँ हर बार। आइए क्लोनिंग वेक्टर पे आइए। क्लोनिंग वेक्टर है क्या? बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल है यूज एज अ व्हीकल, जो ओला कैब की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टू आर्टिफिशियली कैरिंग फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आप अपना पैसेंजर बिठा के भेज देंगे उसके डेस्टिनेशन पे। पैसेंजर क्या है? फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। और डेस्टिनेशन क्या है? होस्ट सेल प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, ये तो हो गया क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानकारी। क्लोनिंग वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो कैरी कर सकें किसको? डीएनए के टुकड़े को, जीन को, वो कहलाते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक, चलिए। वेक्टर कंटेनिंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे वेक्टर जिसके साथ आपने फॉरेन डीएनए लगा दिया है, लाइगेट कर दिया है, जोड़ दिया है, बांध दिया है, कुछ भी कहिए, जो भी कहिए, अटैच कर दिया, वो कहलाएगा आरडीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच आरडीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जब आरडीएनए आ गया तो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, या बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए आ गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। ट्रांसडक्शन क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल। वायरल डीएनए जब बैक्टीरियल सेल में आता है टर्म यूज होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफेक्शन क्या है? फॉरेन डीएनए बाहर से जब डीएनए यूकैरियोटिक सेल में आता है तब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टर्म ना यूज़ करके ट्रांसफेक्शन टर्म यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टर्म प्रोकैरियोटिक सेल के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसफेक्शन टर्म यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज़ करते हैं, तो जब फॉरेन डीएनए आ जाता है। मेजर टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? देखिए, ये मैंने जब पढ़ाया था पिछली बार, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार मिला है नीट 2023 में। प्लाज्मिड हैव बीन इंजीनियर टू कैरी 10 kb। प्लाज्मिड कितने कर सकते हैं? 10 किलो बेस तक का फॉरेन डीएनए कैरी कर सकते हैं। कॉस्मिड क्या है? वेक्टर के टाइप बता रहा है। कॉस्मिड इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड। ये हाइब्रिड प्लाज्मिड है दैट कंटेन लैम्डा फेज कॉज सीक्वेंस, जिसमें बैक्टीरियो फेज की कॉज सीक्वेंस है। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियो फेज की जेनेटिक मटेरियल मिलकर क्या बना रही? कॉस्मिड। यूज फॉर कैरिंग डीएनए फ्रेगमेंट अप टू साइज ऑफ 45 kb, 45 किलो भार का, किलो बेस का। यहाँ पे 10 kb का डीएनए। देखिए भाई, आप व्हीकिल हमने बोला ये है, व्हीकिल में आप कितना माल कैरी कर सकते हैं। तो छोटे से ऑटो में छोटा माल जाएगा, बड़े से ट्रक में बड़ा माल जाएगा, और माल गाड़ी होगी बहुत बड़ा माल जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। उनकी कैरिंग कैपेसिटी, प्लाज्मिड की कैरिंग कैपेसिटी 10 किलो बेस है, कॉस्मिड की कैरिंग कैपेसिटी 45 किलो बेस है। तो जहाँ पे आपको बहुत बड़े घर परिवार वाले हो, आपने घर शिफ्ट किया, आप बड़ा सा ट्रेलर मंगाओगे, आप एक छोटे से जगह कोटा में रह रहे हो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रूम बदलना पड़ा, आप अपने आप ही मेंटेन करके रूम बदल लोगे। आर्टिफिशियली क्रोमोसोम, ये भी आपके आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी किस में आते हैं? ये भी आपके वेक्टर की श्रेणी में आते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर मैन्युफैक्चर्ड क्रोमोसोम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome और human artificial chromosome. An artificial chromosome can carry a much larger DNA fragment, बहुत बड़ा DNA के टुकड़े को ले जा सकती है than other vectors. They can accommodate, ये जो है these can accommodate 300 to 350 kb DNA, इतना ज़्यादा किलो बेस वाला डीएनए को ये कैरी कर सकते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इनका इस्तेमाल किया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, आगे चलिए। क्लोनिंग वेक्टर की बात कर चुके हैं, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें कुछ भी आपको बताने को नया नहीं है, सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूँ। आगे चलता हूँ, जहाँ पे कुछ नया आएगा वहाँ रुकूँ। PBR 322 पे रुकिए, इसको समझिए। वहाँ PBR 322, हाँ जी, PBR 322 की बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, एक दो चीज़ें इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। PBR 322, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं हाँ देखिए,
यहाँ से नोट कर लीजिएगा। PBR 322 1977 में 1977 में बनाया गया। इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट 8 है। आप सोचोगे आपको बोला एक होनी चाहिए, बेटा 8 अलग अलग के लिए 8 है, 8 टोटल इन ऑल है फॉर 8 डिफरेंट आपके रिकॉग्निशन एंजाइम्स। तो हर एंजाइम के लिए एक 1 ORI है, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, रो ये आपका प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन, कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। PBR 322 4361 बेस पेयर से बना है। इसकी टोटल लेंथ 4361 बेस पेयर है, जिसमें P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बॉलीवर, R स्टैंड फॉर रॉड्रिगेज। तो 4361 बेस पेयर से बना, केमिकली सिंथेसाइज लैब में बना है, 1977 में बना था। ठीक है जी, इतनी बातें याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कहता हूँ पढ़ने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आइए, जीन स्प्लाइसिंग क्या है? जीन स्प्लाइसिंग जीन को काटना, जोड़ना, द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड DNA। डिजायर्ड DNA जब आप प्लाज्मिड के साथ अटैच कर रहे हैं तो उसको हम लोग जीन स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है जी, आइए ये देखिए क्वेश्चन आया था आपका नीट 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप बता देंगे इसमें सिंगल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए साइट। ये भी आया था क्वेश्चन नीट 2021 में, अ प्लाज्मिड PST1 restriction enzyme site with the gene that confers ampicillin resistance gene if the enzyme is used to inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted। क्या होगा भैया, आपने rDNA जिसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को डिस्टर्ब कर दिया, it will able to the transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce, it will not able to confer ampicillin resistance quality। the transformed cell have the ability to resist ampicillin as well as produce। इसको हम लोग देखिए, आपने क्या किया है, restriction enzyme site within the gene ampicillin that confers ampicillin resistance। if this enzyme, इस एंजाइम को यूज़ किया PST1 को, ampicillin resistance क्वालिटी चली जाएगी, it will not able to confer ampicillin resistance। ठीक है जी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी चली गई क्योंकि आपने किसको यूज़ कर लिया है, आपने PST1 को यूज़ कर लिया, प्रोविडेंशियल स्टूटी को यूज़ कर लिया, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी चली जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हुआ आपका ख़त्म क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानकारी। अब इसके आप लगा लो अपना PBR 32 और क्लोनिंग वेक्टर के क्वेश्चन। जो वो लाइनें थी वो लाइनों पे आप फंसते हो, उस लाइनों को मैंने एक्सप्लेन किया। ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो ये वाला है आपका, ये आप पढ़ते रहोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो पहले आप समझ लो कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट क्या होती है। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने वो बैक्टीरियल सेल जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, जब आपने उसको एम्पिसिलिन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया, नहीं ग्रो करेगी, डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी तो आगे वो कह रहा है जी आपने उसी को कल्चर फॉर्मेशन करके अपना प्रोडक्ट लेना है। तो भैया कहाँ से आएगा बेटा, वो आएगा आपका मास्टर प्लेट से। मास्टर प्लेट पे आपके पास है क्या, मास्टर प्लेट पे आपके पास तीनों तरह की कॉलोनी है। वो बैक्टीरियल सेल की भी कॉलोनी है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, उस बैक्टीरियल सेल की भी कॉलोनी है जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई लेकिन इंटैक्ट प्लाज्मिड से हुई, उस बैक्टीरियल सेल की भी कॉलोनी है जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई rDNA से हुई। आपको आपकी पसंद का प्रोडक्ट कौन देगा, वो बैक्टीरियल सेल जो ट्रांसफॉर्म तो हुई लेकिन rDNA से हुई। ठीक है जी, मैं सोचता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।